सौदागर, जिसका टाइटल आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट कमाल की स्टोरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ये कहानी इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे, और मैं कुछ सवाल पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने होंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप सबने ये कहानी ध्यान से सुनी। तो जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, अटेंशन अपने कहानी में रखिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। निर्धन यानी कि गरीब। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, मतलब जीवन यापन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो इतने गरीब थे। परंतु वो बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। जनरली हम देखते हैं जिनके पास पैसे का धन होता है ना, उनमें बुद्धि शायद इतनी नहीं होती है, लेकिन जिनके पास पैसे का धन नहीं होता वो बुद्धिमान ज्यादा होते हैं। तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ था, जिसके पास धन नहीं था लेकिन बुद्धि काफी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया जो बहुत अद्भुत था, अनोखा था। उसने शहर जाने की ठान ली और एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। और दुकान के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यानी यहाँ बुद्धि बिकती है, विजडम सोल्ड हेयर। है ना अजीब सी चीज, थोड़ी इंटरेस्टिंग। अब लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई यह दुकान तो बड़ी गजब की है। अब अक्ल भी बिकाऊ होने लगी। वाह। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। बहुत निराश सा हो गया जब उसकी बुद्धि किसी ने ली नहीं। एक दिन उसने दुकान बंद कर लेने का निश्चय किया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि यानी बेवकूफ और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि कितने पैसे में दोगे? एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका अलग अलग दाम है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आ जाए वो दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। डू नॉट स्टैंड एंड वॉच टू पीपल क्वेरलिंग। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तम तमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में क्या लाया है, ये तो सभी जानते हैं। मेरा एक पैसा तुमने डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहने लगा, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा।
ठीक है, यह लो अपने कागज का टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख उसका लड़का कारनामे के अनुसार वहां से नहीं जा सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। मैं 500 रुपए लूंगा, लड़के ने कहा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। ऑलवेज थिंक अ लॉट बिफोर एक्टिंग। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वे दोनों डर गए। डरने के बाद उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। तो ये थी हमारी कहानी, बुद्धि का सौदागर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब आती है सवाल जवाब की बारी। क्या मैं प्रश्न पूछूं तो मुझे पता चलेगा आपने ध्यान से सुनी या नहीं। यस मैम। तो तैयार हो जाइए आप। यस मैम, एक प्रश्न था मेरी तरफ से। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आपने आरंभ में एक उदाहरण दिया, अमीर और गरीब व्यक्ति
और समुदाय के संबंध से इस उदाहरण में कितनी वास्तविकता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसके बारे में अमूमन क्या वह देखा बस एक जाता है, उदाहरण था? मैंने अमूमन ऐसा कहा क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान नाइंसाफी नहीं करता। अगर किसी को एक जगह कमी ऐसी पेश होती है तो दूसरी तरफ, जैसे हम देखते हैं कोई हैंडीकैप्ड होता है, किसी को आंख या कान या चलने फिरने में तकलीफ होती है तो उसका सेंस बुद्धिमान ज्यादा होता है। तो ये अक्सर देखा जाता है कि भगवान नाइंसाफी नहीं करता, एक चीज कमी होती है तो दूसरी चीज उसको बहुत ज्यादा मिलती है। तो इससे शायद आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि सब कुछ भगवान ने दिया है हमें, हम खाली सबर नहीं करते और अपने आप को बस हम गिले शिकवे करते हैं अपने जीवन से कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक और उदाहरण देती हूँ। एक इंसान इतना ज्यादा परेशान था अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तो उसको रास्ते में मिलता एक, मतलब उसका दोस्त मिलता है, बोलता है तेरे पास हाथ है, आंख है, पैर हैं, जिनकी वैल्यू लगा, उनसे कहीं बेहतर है जिनके पास ये भी नहीं है। सड़क पे धूप थी, एक इंसान के पैर नहीं थे, वो शुक्र मनाता है कि मेरे पास एटलीस्ट चलो जूते नहीं है, भगवान से शिकायत करता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है जिसके पैर नहीं है, तो वो कि कम से कम मेरे पास पैर तो हैं, मैं जूते ना होने की कंप्लेन करता हूँ। तो ये एक समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर हम सोचते हैं हम निर्धन है, गरीब है, जैसे कि वो लड़का था, लेकिन उसके पास बुद्धि का गुण था जिसको प्रयोग करके वो धनवान बन गया। तो ऐसा मतलब समझाने के लिए कहा गया कि अमूमन हम बस ये सोचते हैं हमारे पास ये नहीं देखते कि और क्या चीजें हैं। तो इस वजह से ये एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की गई थी बात। धन्यवाद मैम। मैं आपकी इस उदाहरण से सहमत हूँ, लेकिन जो आपने पहले दिया था उससे असहमत ही हूँ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सामने वाले बच्चों पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ता है, इसलिए बोला मैम। बाकी नहीं, मैंने कहा शुक्रिया। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हर चीज में, जैसे निर्धन है तो ऐसा नहीं है कि उसमें बुद्धि तो थी, ये मतलब हम जी मैम। डिप्रेस ना हो, हम निराश ना हो जाए, सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये उस तरीके से कही गई थी। तो जस्ट समझाने के लिए कि पैसा नहीं था तो लेकिन बुद्धि थी उसके पास। ओके मैम, तब ठीक है। ओके, शुक्रिया। जी, तो मैं प्रश्न पूछती हूँ। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जैमिल? नहीं नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। What I wanted to say, like, since they're going to ask questions, so the person हाँ, who gives the highest number of answers will be rewarded by Imran. अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। बुद्धि के सौदागर ने राजा को क्या बुद्धि बेची? बताएंगे आप में से? क्या उन्होंने सीख लिख के दी थी पेपर पे? मैम। किसने पहले हैंड रेस किया? Maisha Parveen. Okay. So, like, there are so many people. So we can begin with Sadia Saeed. हाँ जी। Yes, ma'am. Good evening. जी जी, उसमें आप जैमिल आप डिसाइड करिएगा किसने उठाया, आई मीन हैंड रेस किया, अपना हाथ किसने पहले उठाया, वो उत्तर देंगे और आप मार्किंग कीजिएगा। हाँ जी। हाँ, वो निडर लड़के ने राजा को ये सीख दी थी कि कुछ भी काम करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। थिंक बिफोर यू एक्ट, बिल्कुल सही जवाब। हम सब तालियां बजाएंगे मोटिवेशन के लिए। फिलहाल तो तालियां ही काफी हैं। थैंक यू। हाँ जी, अब मैं, अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं सादिया? आपका हैंड रेज है। जी नहीं मैम, जी नहीं। हाँ, चलो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। राजा ने बुद्धि के सौदागर को कितने पैसे दिए और बुद्धि कितने पैसे की खरीदी? गलत जवाब दीपशिखा जी। 1 लाख नहीं, अच्छा एक पैसे की बुद्धि, हाँ 1 लाख। ओके गुड गुड। ओके ओके,
आप अनम्यूट करके आंसर दीजिए। राजा ने हाँ, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। राजा ने 1 लाख रुपए देकर लड़के से बुद्धि खरीदी थी और बाद में उसका इनाम अलग से और दिया था। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। दीपशिखा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक्चुअली प्रश्न उत्तर मेरी बेटी केया ने तैयार किए हैं, तो उसकी हैंड राइटिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, इसलिए ये उसने रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ ओके ओके। तो लास्ट की स्टोरी याद है? अब आप शुरू के क्वेश्चन पूछेंगे तो अब पता नहीं। हाँ नहीं नहीं, अभी आगे आ रहे हैं सवाल सबके लिए। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में किस किस से क्या क्या सीख ली है? आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। आपने किस किस से क्या क्या सीख ली है, या कहानी के चलते बात करें तो बुद्धि किस किस से ली है? ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बट हाँ अपने एक्सपीरियंस बताएं। चेष्टा, यू वांट टू से? ओके चेष्टा। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी से ये सीख लिया कि ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट। जैसे उन्होंने भी ली थी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में ज्योति जगाए। अपना मजाक भी उड़ाता है, और क्या है कि हंसी का पात्र तो बन ही जाता है, और उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। दूसरी चीज मैंने सीखी है कि अगर हमें पता है कि प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको पहले से ही खत्म कर देना ही सही होता है, क्योंकि बात बढ़ जाती है। तीसरी लाइफ लेसन जो है कि ऑलवेज लर्न हाउ टू से नो, क्योंकि अगर कोई चीज जो आपको कह रहा है करने के लिए और आपको नहीं करनी है, तो आप उसको कैसे ना कैसे करके बहाने बनाते रहते हो। तो ऑलवेज लर्न हाउ टू से नो, और सच बोलना चाहिए हमेशा। सच बोलने से सामने वाले को भले आप रूड लगो, पर आपने सच बोला और सच कड़वा होता है। तो मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं, और अपनी मम्मी से भी काफी सारी चीजें सीखी हैं, तो जिसके लिए आई एम ऑलवेज प्राउड। चलो, बहुत अच्छे लगे आपके विचार, काफी अच्छा है, हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ, चेष्टा ने बहुत अच्छा दोहा सुनाया, हिंदी जो कि इनको थोड़ी कम पसंद आती है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर हिंदी में दिक्कत आती है, बट इन्होंने सुनाया। मुझे भी प्राउड हो रहा है मेरी बेटी के ऊपर जो वो बोल पाई। चलिए, कोई और अपना अनुभव शेयर करेगा, किससे क्या सीख ली है और जीवन में उन्होंने उस पर अमल किया हो, अपनाई हो वो सीख। So I would like to answer this question. हाँ जी, हिंदी की कहानी है। जमील जी हिंदी में जवाब दीजिए। Okay. तो बात दरअसल ये है कि जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है, तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन आप कुछ नया नहीं सीखते हैं। तो रोजाना के जीवन में एक चीज तो हर दिन सीखने को मिलता है, वही पेशेंस। होता मामला क्या होता है कि पेशेंस की कमी, सब्र की कमी, विजडम की कमी होने की वजह से इंसान अक्सर क्या होता है कि थोड़ा वो नेगेटिव हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वो बिल्कुल मायूस सा हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें सीखी, बट एक ऐसा जुमला जो मुझे पिछले साल हमारे एक साथी मुझे अक्सर कहा करते थे, क्योंकि थोड़ा मैं परेशान था अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों को लेकर। तो मैं उससे शेयर किया करता था सारी चीजें, तो वो मुझे सिर्फ एक ही जुमला अंग्रेजी में कहता था। वो पता नहीं वो किसी फिल्म की लाइन थी या क्या, मुझे नहीं पता। वो हमेशा एक ही जुमला इस्तेमाल करता था, रिमेम्बर अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड नेवर। A lot can happen between now and never। तो ये मतलब बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि अभी और कभी नहीं के दरमियान बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो हमें नहीं पता। ठीक है, पेशेंस की कमी होने की वजह से, दूरअंदेशी की कमी होने की वजह से विजन आपका क्लियर नहीं है, तो आप परेशान होंगे, आप बहुत सैड हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे अपनी लाइफ से। और शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से इतनी सारे सुसाइड केसेस रोजाना की जिंदगी में हम देखने को हमें मिलता है वो चीजें।
तो अगर आदमी सिर्फ इस जुमले पे, इस सेंटेंस पे अगर थोड़ा सा वो गौर कर ले, दैट अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड नेवर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, खुद को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। और कुदरत की अपनी एक अलग कॉन्स्पिरेसी होती है, कुदरत हमसे बहुत आगे है, उसकी अपनी अलग अलग प्लानिंग चल रही होती है। तो कुदरत एक बहुत ही ऑर्गेनिक चीज है, एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, एक नोशन है ये। तो अगर कुदरत पे यकीन हो इंसान को, और अगर अभी और कभी नहीं के बीच वाली जो चीजें हैं उसको कुदरत पे छोड़ दें और आप सिर्फ मेहनत करते रहें, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें खुद ब खुद अपने जगह पे आ जाती हैं और सब कुछ बढ़िया चलता है। सो अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड नेवर। तो मेरी जिंदगी के सारे लर्निंग्स का कंक्लूजन, मतलब कि बहुत सारे कैप्शन सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, जो हम रख लेते हैं अपने वॉल्स पे, चिपका लेते हैं उसको, राइट। लेकिन अब तक के मेरे इस छोटी सी जिंदगी में ये जुमला जो है सबसे ज्यादा मैजिकल रोल प्ले करा है। मैं जब भी परेशान होता हूँ बस मैं जुमला याद कर लेता हूँ, दैट अ लॉट कैन हैपन बिटवीन नाउ एंड नेवर, और तब मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, और ऑर्गेनिकली कुदरत जो है ना चीजों को अपने जगह पे डाल ही चुका होता है फ्यूचर में। सो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, और एक्सीडेंटली मैंने अपने एक साथी से सीखी, उससे मुलाकात भी मेरी एक्सीडेंटली हुई और कुछ वक्त ही गुजारा मैंने उनके साथ। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। बहुत खूब आपने कहा। हिंदी में भी बहुत अच्छी पंक्ति है, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो जितना हमें मिला है ना उससे संतुष्टि हमें होनी चाहिए। जिंदगी जीते हैं, भागा दौड़ी की जिंदगी में हम रिश्तों के मायने भी भूलते जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम खुश रहें, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो ये मूल मंत्र आप लोग भी जिंदगी में अपनाएं, खुश रहें। ये तो शायद सभी बाकी जितना किस्मत में जितना लिखा है मिलेगा। जी, ये तो शायद सभी इस पे एक बात याद आ गई, हमारे गुरु जी, हमारे जो मेंटोर हैं, अभी वो हयात हैं, और मतलब के खुदा उन्हें लंबी उम्र दे, वो अक्सर मुझे कहा करते थे, ये शायद जुमला मैंने पहले भी इस्तेमाल करा है किसी प्रोग्राम में, कि हर रिश्ता वक्त मांगता है, एवरी रिलेशनशिप डिमांड्स टाइम। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मेरे लाइफ की, और जो मतलब कि आपको बहुत कंस्ट्रक्टिव बनाती है। कि वो रिश्ता किसी भी चीज से हो सकता है, वो इंसान से हो सकता है, कि किसी आपके सपने से हो सकता है। तो जिस रिश्ते को आप वक्त देंगे वो रिश्ता बहुत ही मजबूत और बहुत ही तंदुरुस्त वो रिश्ता बनेगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना समय देते हैं अपने उस रिश्ते को। बिल्कुल सही जी। उर्मिया, आप कुछ अनुभव साझा करना चाहती हैं हमारे साथ? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग क्या टू मैं एवरीवन। आपको देख सकती हूँ? यस मैम जी। गुड इवनिंग मैम। जी जी, कहिए, अपना अनुभव साझा कीजिए। मैम, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव ये रहा है कि हम लोगों का जो रिश्ते, मतलब जो रिश्ते दूसरों की बातें करने में या दूसरों को क्रिटिसाइज करने में जो रिश्ते बनते हैं, या जो रिश्ते उन्हीं पर मतलब आधारित होते हैं, तो वो रिश्ते बहुत दिन तक बहुत पॉजिटिवली मतलब बहुत लंबे नहीं वो होते हैं, या वो बहुत हमारी जिंदगी में बहुत सकारात्मक नहीं रहते हैं वो। तो ऐसे रिश्ते मतलब दूसरों के बातों कर या दूसरों के मतलब आलोचना करते हुए नहीं बनाने चाहिए, या वो रिश्ते तक ज्यादा दूसरों पर बात करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा आपने कहा, आपके विचार पसंद आए। जी, मनताशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मतलब बचपन से मैं अपनी टीचर से सुनती आ रही हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी, तो कबीर का दोहा है, कल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पढ़ में होए बहुती करे हुकम। लाइक जो काम हमें आज करना है तो
अभी क्यों नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, ना होने से कुछ होना बेहतर है। कहते हैं भागते भूत की लंगोट भली, इससे मिलता जुलता एक और प्रोवर्ब कि कुछ बेहतर है, कुछ को बचा लें। जी जी, बहुत अच्छी सीख बताई। कल कभी नहीं आता, हम सबके लिए बहुत जरूरी सीख है। हम सबको पता सब है, लेकिन हम अमली जामा नहीं पहनाते हैं विचारों को। तो अमली जामा पहनाएं और उनको सार्थक करें, तो बहुत अच्छा। अच्छा, अति फारूक, हाँ जी, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए जी मंताशा जी। जो एक विजडम है, लाइक पैसा बांटने से खर्च होता है, लेकिन जो विजडम है वो बांटने से हमेशा बढ़ती है। हाँ, वो कभी खत्म नहीं होता, बांटने से बढ़ता ही है। पैसा एक बार को खर्च हो जाता है फिर हम बांट के। और एक और बताऊं, पैसा अगर नेक कामों में खर्च किया जाए ना, तो वो दौलत भी बढ़ती है। हाँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप अच्छी जगह दान दें, या किसी गरीब की मदद करें, या किसी भूखे को रोटी खिलाएं, या ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें विंटर्स में, व्हाटएवर जो भी नेक काम है, उसमें अगर आपका पैसा जाता है ना, तो 10 गुना आके मिलता है। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि किसी ने कहा था कि शायद ऐसा सबके साथ नहीं हो, सहमत हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि नेक कामों में लगाया गया धन कई गुना होके वापस मिलता है। बट इट डिपेंड्स ऑन इंटेंशन आल्सो, कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। नेक है तो नेक ही होंगे इंटेंशन। एग्जैक्टली। बाद में तो कोई कोसेगा नहीं, दान दे दिया और आजकल क्या है ना, लोग दिखावे के लिए ज्यादा करते हैं, तो कोई भी सोचेगा। जी जी, और बुद्धि तो बढ़ती है, ये तो बहुत सही कहा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, हमने संस्कृत में पढ़ा था। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धयेत नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। मैं हिंदी की लेखिका भी हूँ, मेरी पुस्तकें भी आई हैं, मैं कविताएं भी लिखती हूँ। मैंने खोता बचपन बहुत अच्छी दिल को छूने वाली कविता भी लिखी है, आखिरी में इसमें सुनाऊंगी। तो मतलब विद्याधन ना सच में, अब जैसे लिखते रहो सीखते रहो तो मतलब नॉलेज बढ़ती जाती है, आपके टिप्स पे रहती है, और आप हाजिर जवाब भी बन जाते हैं। कई लोगों को सोचना पड़ता है कि मैं इस समय ये आंसर दे पाता तो अच्छा होता, मैंने ये उस समय कहा होता तो रिजल्ट्स कुछ और होते। तो किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ, अप टू डेट रहो। मतलब लर्निंग का कोई स्कोप मतलब ऐसा नहीं है, ऑलवेज स्काई इज द लिमिट जो हम कहते हैं वही है, किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। जी, अब मायशा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मायशा जी हाँ, मैंने बहुत पहले मायशा जी आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना। अच्छा, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेंगे? यस मैम। आदिल, हाँ जी जी, अति फारूक आप बोलना चाहते हैं? यस मैम। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एंड सबसे पहले तो मैं एक तरह से आभार व्यक्त करूंगा आपको, खुशामदीद कि जो यदि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने बताया। और उसके अलावा जो मैं लोगों से, क्योंकि सीखना एक ऐसी, बहुत कम सुनाई दे रही है, कृपया माइक को नजदीक ले आए। ओके, अब आ रही आवाज मैम? बेहतर है पहले से। ओके मैम। तो जैसे सीखना एक चीज ऐसी चीज है जो हमें हमारे मेंटालिटी को डेवलप करती है और हमें हमेशा सीखना चाहिए। तो मैं लोगों से जो सीखा हूँ कि वो ये है कि हमें हमेशा सब्र करना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज है,
सब्र करना चाहिए, क्योंकि भले ही मतलब इंसान एक कुरान में एक आयत है, मुझे याद आ रहा है, उसमें है कि खुलिकल इंसानु हलुआ, यानी इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, यानी जल्दबाज बहुत है, और ये चीज पाई जाती है इंसानों की मेंटालिटी में। लेकिन फिर भी हमें सब्र करनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन अगर हमें फेस करनी है तो। इसी तरह से खामोश रहना चाहिए, हर वक्त नहीं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जरूर खामोश होना चाहिए, क्योंकि बाज दफा क्या होता है, अगर सामने वाला वो भी गुस्से में है, अगर आप भी उसी तरह से वावेला हो जाएंगे तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वहाँ पे। तो इसीलिए खामोश रहना चाहिए, और दूसरों के ऐब जोई करने से बचना चाहिए। दूसरे के सतर्कपोशी, अगर कुछ ऐब दिख रहा है, एक इंग्लिश का कोटेशन है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, जिसका तर्जुमा ये है कि हमें अप्रिशिएशन अगर किसी करनी है, कॉम्प्लीमेंट करनी है तो पब्लिक में करनी चाहिए, बट ये है कि उसकी ऐब या कोई कमी दिख रही है तो उसको अकेले में जाकर के उसे बतानी चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से उसको कामयाब देखना चाहते हैं, इस तरह का एक पोइट्री इस पे है, जैसे सतर्कपोशी पे मैं सुनाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल जी, जरूर सुनाइए, जी स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। उसका मौजू है चुप ही रहना। किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। बशर यानी इंसान, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, मनादी यानी बुलावा, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्जिशों को, हराम नाते की कुर्बतों को, हमारी सारी हिमाकतों को, हमारी सारी खबासतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। थैंक यू। बहुत खूब वदी साहब, बहुत बेहतरीन। मतलब आपने थैंक यू सो मतलब मच। ये अगर नहीं शेयर करी होती तो शायद आज की शाम अधूरी रह जाती। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस तरह अगर शेर का सिलसिला चला है तो मतलब मैं एक दो कपलेट सुनाना चाहूंगा अपने क्लास 10th में उर्दू लिटरेचर में एक पोएट थे हमारे सिलेबस में, वली गुजराती साहब। तो उनकी गजल का पहला शेर मैं अक्सर लोगों को सुनाता रहता हूँ, विच इज वेरी मोटिवेटिंग। तो वो जो पहला मिसरा है वो इस तरीके से है कि गफलत में वक्त अपना न खो, होशियार हो, कब लग रहेगा ख्वाब में, बेदार हो। So the poet actually wants to say that how long will you be in this deep slumber? Wake up. It's never too late, just wake up. तो एक तो ये है, और एक दूसरा शेर है जो कि actually these days I have been reading things on suicidal issues. तो उससे जुड़ा एक शेर है मीर तकी मीर का। वो ये है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। राइट। सो मतलब कि विजडम यही है कि मतलब अपने प्रेजेंस से ना घबराएं, डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विथ योर प्रेजेंट, और थोड़ा सब्र रखें, धीरज रखें, तो चीजें मतलब कि अच्छी हो जाती हैं। और हम हर इंसान अलग अलग जिंदगी के अलग अलग शोबे से जुड़े हुए हैं और अलग अलग स्टेज पे प्री ऑक्यूपाइड हैं चीजों को लेकर, और हर स्टेज में कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, whether you are a student or you are a professional, whichever stage you are at, तो चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस आते ही हमें सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए। और इससे एक चीज अहम बात याद मुझे ये आ गई कि क्योंकि बात हो रही है स्टोरी टेलिंग की, तो स्टोरी टेलिंग में क्या है कि मतलब जो एक क्रिएटिव पार्ट है स्टोरी टेलिंग का, तो नॉर्मली जो लोग वर्कशॉप वगैरह कराते हैं वो मतलब बताते हैं कि स्टोरी टेलिंग में 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 C बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पहला जो C है वो है कैरेक्टर, क्योंकि कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स भी कई तरह के होते हैं,
मैं उस पर बात नहीं करूंगा। सेकंड चीज जो होता है वह कॉन्फ्लिक्ट। कहानी में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, ठीक है, दिस इज द सेकंड वेरी एसेंशियल एलिमेंट इन ए स्टोरी। और तीसरी सबसे अहम चीज जो होती है कहानी की, चेंज। कॉन्फ्लिक्ट विल लीड टू चेंज। अब वो चेंज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन चेंज होगी, ठीक है। तो कहानी में चेंज जरूरी है, कहानी में कॉन्फ्लिक्ट का होना भी लाजिम है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो कहानी मुकम्मल नहीं होगी। कैरेक्टर तो लाजिम है ही उसमें। तो जिस तरह कहानी के लिए कॉन्फ्लिक्ट और चेंज बहुत एसेंशियल पार्ट है, उसी तरह इंसान की रोजाना की जिंदगी में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और चेंजेस भी आएंगे। तो उस चेंजेस से आपको ओवरवेलम नहीं होना है, परेशान नहीं होना है अगर बहुत नेगेटिव चेंज है तो। और अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज है तो मतलब थोड़ा उतावला भी नहीं होना है, ज्यादा एरोगेंट नहीं हो जाना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और क्या कहते हैं, चेंज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और स्टोरीज क्या है, हमारी कहानी तो है, हमारे नैरेटिव्स तो है ये। और कहानी की सबसे अहम बात क्या है कि ये जो है ना, मतलब ये किसी एक बाउंड्री में बंधी नहीं होती है, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में नहीं बंधी होती कि एक वो किसी पर्टिकुलर एज में वो रेलेवेंट होगी। कहानी वही है जो वक्त की सीमा को पार कर ले, कहानी वही है जो हर ज्योग्राफियाई बाउंड्री को पार कर दे, वो कहानी होती है। और आज जो मैडम ने जो कहानी सुनाई, ये ऐसी कहानी है जो हर टाइमलाइन को क्रॉस करती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करती है, और ये हमेशा रेलेवेंट ही है और रहेगी। तो और कोई शख्स अगर कुछ शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस, अपना लर्निंग, जस्ट वन सिंगल लर्निंग काफी होगा। इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जी मैं कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रेम जी, स्वागत है आपका। अभी तक का जो मेरा शिक्षा का उसे एक बात जो मुझे समझ में आती है, जो बहुत ज्यादा निराश करती है मुझे, वो ये कि शिक्षा का जो क्षेत्र था, वो उसका जो लक्ष्य था, असल मेन मकसद था, उसको देखता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग उससे हट गए हैं, या जो हमारा बुद्धिजीवी तबका है वो भी कहीं ना कहीं उससे अलग दिखता है, क्योंकि उसको लेकिन सबसे ज्यादा क्या था, शिक्षा का असल जो पर्पस था, मकसद था, वो यही था कि इंसान अपनी अंतरात्मा को पहचाने, परिचित हो, और जो उसका पालनहार है ईश्वर, उससे जुड़े, ताकि उसके अंदर एक मानवता पैदा हो, डेवलप हो सके। तो इस चीज को हर तरफ देखता हूँ, खासकर पढ़े लिखे जीव जो बुद्धिजीवी कंसीडर किए जाते हैं, समझे जाते हैं, उस तबके में देखता हूँ तो बहुत ज्यादा निराश होता हूँ। आम लोगों की तो बात नहीं कर रहा, जो पढ़ते हैं उनसे संबंधित है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही आपके विचार हैं। हर एक का अपना व्यक्तिगत अनुभव रहता है, जिसके चलते वो अपने विचार और राय कायम कर पाता है। जिस समय एक महान उपचारक है, ये दीपशिखा जी ने बिल्कुल सही कहा, टाइम हील्स एवरीथिंग। बिल्कुल सही, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। जी अभी आमिन, आदिल और अति, आप लोग का हैंड रेज है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। थैंक यू मैम। मैम मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैम आपकी जो स्टोरी टेलिंग थी मुझे बहुत पसंद आई। एंड इससे पहले मैंने काफ़ी सारे स्टोरी टेलिंग जो इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है, लाइक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, दिल्ली फेस्टिवल, एंड मैं खुद थिएटर से हूँ तो मैंने कई बार ट्राई किया, बट मैं स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाया। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई वाज टेकिंग द वर्कशॉप फॉर दैट, तो एक्चुअली मैम वो एक वर्कशॉप नहीं थी, मेरे थिएटर के सीनियर मुझे पर्सनली सिखा रहे थे कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है। तो उस दौरान उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अमीन मुझे एक बात बताओ कि व्हाट इज लर्निंग फॉर यू, कि सीखना तुम्हारे लिए क्या होता है। तो उस वक्त मैम, याद से 3 साल पुरानी बात है, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, यस अबाउट फर्स्ट ईयर के एंड पे था। तो मैंने उनसे कहा था कि सीखना वो चीज़ है कि जो हमें किसी भी सिचुएशन में डील करना सिखाता है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि यही सेम सवाल मैं तुमसे 4 साल बाद पूछूंगा। एंड अभी लास्ट दिसंबर उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा, उन्हें याद था ये बात, वो नोट डाउन करते हैं हर चीज, वो काफी सीनियर हैं। उन्होंने मुझसे ये बात दोबारा पूछी और मेरा जवाब अलग था। तो उन्होंने मुझसे एक कंक्लूसिव ये बात कही कि सीखना हमारी जिंदगी में यही है कि
सवाल सेम रहते हैं, जवाब बदल जाते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये सीखता हूँ कि क्योंकि आप मैम मुझसे बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, और शायद आप इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, शायद मुझे समझने में भी और वक्त लगेगा, कि हम लोग जब गुजरते जाता है हमारा वक्त, हम लोग बड़े होते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, हम एक ही सिचुएशंस को कई बार फेस करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में। उस सिचुएशन में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सामने, हमारे रियल लाइफ में, तो हमारे रिएक्शंस अलग होते हैं, हमारे इमोशंस अलग होते हैं, और सेम सवाल का जवाब हम हर लर्निंग में अलग दे पाते हैं। सो दैट्स ऑल लर्निंग आई हैड फ्रॉम माय सीनियर। यही मुझे शेयर करना था। हाँ, तो आपने क्या उनसे सीखा? कोई पर्टिकुलर मतलब कोई घटना ऐसी घटित हुई जो आपको वो सीख काम आई हो? यस मैम, मैं एक घटना से मैं एक कंक्लूजन ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी हर आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ये जवाब नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि मैं हर राय है, सिचुएशन हाँ। को, अपने किसी भी सिचुएशन को या अपने किसी भी सिचुएशन के रिएक्शन को अपनी रिलीजियस टीचिंग से कंपेयर नहीं कर सकता। दैट्स कंक्लूसिव, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने कहा। और आदिल, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डिवोटेड होकर उमरान को सहयोग करते हैं। आप और जमील एंड जावेद, जो भी हमारे, मैं नाम लेना शायद उचित नहीं होगा क्योंकि पूरे सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा एक बड़ा परिवार है, लेकिन आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और ये बात सही कह रहे हैं कि उम्र का तकाजे से अनुभव आ जाता है, लेकिन छोटों को भी हम कम नहीं आंक सकते। अब तकनीकी ज्ञान आजकल के बच्चों को ज्यादा है, तो वो मुझे नहीं आता और मुझे उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि किसी को वो चीज आती है और चीज शेयर करेगा। और कोई जन कुछ शेयर करना अच्छा, चाहे? हाँ हाँ, बुद्धि के सौदागर, प्रश्न बताइए। एक लास्ट प्रश्न रह गया है। बुद्धि के सौदागर ने मर्चेंट के बेटे को क्या सीख दी? किसी को याद है? बुद्धि के सौदागर ने उस व्यापारी के बेटे को क्या सीख दी थी? जो जवाब दे चुका है या वो हिना? हाँ हिना जी, आप आंसर कीजिए। ये साइमा बताएंगी? हाँ हाँ बताइए। गुड इवनिंग मैम। ये हाँ, सीख good दी evening। थी कि दो लोग झगड़ते हुए हो तो आप उन्हें खड़े रहकर ना देखें। हाँ, Am I right? ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ, आपने ध्यान से सुना, हालांकि औरों ने भी सुना होगा बट आपका आंसर पहले आया। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, राजा ने उपहार के तौर पर उनको कौन सा पद दिया सौदागर के बेटे को? याद है? आखिरी में खुश होकर मंत्री का, मंत्री का, मंत्री का हाँ हाँ फर्श से अर्श तक का सफर, मतलब एक सेकंड में इंसान की किस्मत बदल जाती है। कोई कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंच जाता है। वो हमारी, आपने भी कविता सुनी होगी, न रहो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त जी की है। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, कुछ तो उपयुक्त करो इस तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो मतलब हम आजकल के देखते ना, सब्र नहीं होता, हम बस चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयां छू जाएं। तो हर चीज का वक्त होता है, तो वक्त पे वो भी देखो, सौदागर का बेटा इतना गरीब था, वो मंत्री बन गया। तो ये अच्छा है उदाहरण, हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं होली का त्योहार आ रहा है, तो होली से रिलेटेड अगर आपकी कुछ यादें हैं बचपन की, या इस त्योहार पे आपके मित्रों के साथ आपका कुछ रहा हो, मतलब एक्सपीरियंस, या उससे रिलेटेड कोई संबंधित बात आप शेयर करना चाहें, या होली की मूवीज या गाने या कुछ भी होली के त्योहार से रिलेटेड अगर कोई कुछ बताना चाहता है
तो कुछ बोल सकता है, क्योंकि बहुत प्रमुख त्योहार है और आ भी रहा है। किसी को बोलना है होली के विषय में, ये क्यों मनाई जाती है, इसकी भी एक कहानी है, कोई बताएगा? सब गूगल कर रहे हैं क्या? नहीं मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी प्रेम जी बताइए। जी मैम, ये असल में हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की एक कथा, जो मतलब बुआ जी थी, हिरण्यकश्यप की बहन, जिनको होलिका कहते हैं। हाँ। वो असल में एक ईश्वर की उपासना करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, इबादत भक्त, और मतलब वो कहते थे कि हमारी पूजा की जाए, या कहीं ना कहीं बहुदेववादी थे, शिर्क जिसको कहते हैं। जी। तो मोनोपोलिसाइड इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो जो है पैगन बोलते हैं। तो उनके वह विपरीत जाकर के वह एक ईश्वर की उपासना करते थे और उसी की तरफ लोगों को बुलाते थे। तो उससे जो है उसको, उनके पिता को ही बहुत ज्यादा वो होती थी। यही कहानी इस्लाम में इब्राहिम और उनके पिता आजर के नाम से है। कहानियां तकरीबन सभी मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, बस नाम चेंज है। तो उसके पीछे जो है उन्होंने बड़ी आग जलाई थी, जिसमें उनको डाला गया था, लेकिन उनकी जो मान्यता थी या भक्ति थी वो सच्ची थी, इसलिए वो आग से बच गए। तो उन्हीं की याद में वो त्योहार मनाते हैं। हाँ, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में जल नहीं सकती, तो वो खुद चुन्नी पहन के प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई थी। और हिरण्यकश्यप, उनका जो फादर थे, वो चाहते थे कि प्रहलाद मेरा ही नाम ले, मेरी ही उपासना करे, भगवान विष्णु को न पूजे। जब सब डरते हैं, सब मुझको देखो, एक फादर में भी ये जेलसी हो सकती है कि मेरा बेटा मेरी नहीं पूजा कर रहा है या मुझे नहीं पूछ रहा है। तो देखो भगवान के पावर में, देखो होलिका जल गई, वो चुन्नी प्रहलाद को आ गई और ऐसा हो गया। तो भक्ति, जिसको विश्वास है, इस पे हम बिलीफ पे जाएंगे, जिसको ऊपर वाले पे भरोसा है, तो वो उसको कभी भी अपने भक्त की मतलब लाज रखते हैं भगवान, अगर सच्चे मन से हम गॉड को याद करें। तो ये कहानी थी होली के विषय में। अच्छा, होली पे क्या क्या खाते पीते हैं, कोई बताएगा? जिसने खूब खाया पिया? जी मैम, एक्चुअली अभी मेरी साउंड जो है फ्लक्चुएट हो रही थी। भाई ने अभी बोला था कि कुछ इस्लाम से मिलता जुलता, कुछ मैं सुन नहीं पाया था, तो फिर मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ कि क्या भाई ने बोला। ये भी कहानी मिलता जुलता इस्लाम से, वो कहानी मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, ये बताएंगे। जिसको आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जी भाई। के जो फादर थे आजर, जो बेबीलोन के बादशाह थे, प्रिंस ऑफ बेबीलोन थे इब्राहिम, वो एक खुदा में मानते थे, जिसको आप एक ईश्वरवादी कह सकते हैं। वही जो है कथा, मतलब नाम चेंज होकर के, जैसे कि जल, पानी, वाटर, गंगा, उसी तरह से बस अलग है। हाँ, तो स्टोरी आप बताए ना, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप। स्टोरी वही जो मैंने बताया कि जिस तरह से इब्राहिम को आग से बचाया गया, कालू बर्दन सलामा, आग उसके लिए सलामती हो जाए, उसी तरह से वहां पर उनको बचाया गया आग से। मतलब सेम कहानी है जो इब्राहिम की है, खुदा के ताल्लुक से जो उनके ताल्लुकात थे अल्लाह से लेकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वही जो है वहां पर वही कहानी मिलती है, मतलब सिमिलर है कहीं ना कहीं। ओके, असल में मैं इस स्टोरी को सुनने, असल में मैं इसको जान नहीं पाया स्टोरी को, इसलिए मैं आपसे पूछा। ओके, थैंक यू भाई। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में यहाँ पे ऑनलाइन की वजह से उतना क्लियर बोल नहीं मिलता, इंसान को समझाना नहीं मिलता, क्योंकि एक तो फिजिकल बॉन्ड नहीं हो पाता। खैर कोई बात नहीं। मैं पर ये अच्छी चीज है, प्रेम को नॉलेज है, इतना मुझे भी नहीं पता। आप इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों की आप अच्छी जानकारी रखते हैं, ये खुशी की बात है। जी जी, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? यस मैम, प्रेम की बात को मैं एक्सेप्ट करते हुए मैंने कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा एक्चुअली, कि हाँ, ऐसा दुनिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन के जो इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं काफी सारे इवेंट्स सिमिलर हैं हर धर्म में। तो इन्होंने जो किस्सा बताया, ये दोनों ही मैं जानता हूँ और दोनों बिल्कुल सही बताया। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में सेम है, इस्लाम और हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है उसमें भी सेम है, इवन काफी सारे बुद्धिज्म में भी और सिखिज्म में भी सेम है। तो थैंक यू प्रेम, यू आर गुड एट इट।
इनफैक्ट मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट भी हूँ, क्रिश्चियनिटी एवरी रिलीजन पे स्टडी है मेरी, तो उस हिसाब से बहुत सारे सिमिलरिटी भी है। और बल्कि एक चीज जो कॉमन है सभी रिलीजन में, वो एक ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट है, द गॉड ऑफ ओननेस का। तो वो कहीं ना कहीं जब आप डीप में जाते हैं तो हर जगह एक है, जैसे कि वेदा वगैरह में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचम, है ना। और मरने का जो है गीता में श्लोक का कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदन्ति आपो माशोषति मारुता। हाँ जी मैम, तो इस तरह की चीजें है ना, कहीं कहीं सब एक से, यानी सबका जो है एक कह सकते हैं कि जो रास्ता जाता है एक ईश्वर ही की तरफ जाता है। जिस तरह से ब्रह्म है, फिर ब्रह्म की 3 शाख लोग बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से एक ईश्वर की तरफ जाता है। ईश्वर एक है, हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैम। जी जी, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं आरती के। दिस इज अ वर्स ऑफ होली। इट इज नाइस कि हम खुले मंच पर अच्छी चर्चा कर रहे हैं और सर्वधर्म समान के वैचारिकता को हम सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़े आदर के साथ सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। होली पर गुजिया ठंडाई खाई जाती है क्योंकि समय खत्म होने जा रहा है, तो मैं आप लोग भी खूब आनंद उठाइएगा, लुत्फ उठाइएगा, गुजिया खाइएगा, ठंडाई पीजिएगा और प्यार से अपने दोस्तों को रंग लगाएगा, खूब मस्ती कीजिएगा। 2 साल तक सब पैक रहे घर में, उत्सव मनाए नहीं, सार्वजनिक तौर पर दिल खोल के इस उत्सव का आनंद उठाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई कुछ और? हैप्पी होली एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। कोई कुछ कहना चाहता है, कंक्लूड कुछ करना चाहे, कुछ अपने विचार रखना चाहे लास्ट में, तो स्वागत करना चाहेंगे। तो बड़ी छोटी सी कहानी और बड़ा सिंपल सा टाइटल था कहानी का, और मुझे नहीं लगा था कि मतलब इस कहानी के जरिए हम लोग एक इतना प्रोफाउंड और सीरियस डिस्कशन कर पाएंगे और इतनी सारी चीजें मतलब उभर कर सामने आएंगी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आज का सेशन बहुत ही कामयाब रहा और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज के सेशन को आप लोगों ने ज्वाइन किया। एक चीज मैंने नोटिस ये किया कि बहुत सारे लोग मतलब कहानी से रिलेट करते हुए पोइट्री की बात कर रहे थे, पोइट्री सुना रहे थे, और मैं भी पोइट्री का एक छोटा सा नन्हा मुन्ना स्टूडेंट हूँ और पोइट्री पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना और सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्री जीना अच्छा लगता है। तो इससे मुझे एक आइडिया ये आया कि इस महीने में मतलब किसी मंगलवार को, किसी ट्यूसडे को हम लोग एक ऐसा ओपन माइक सेशन बोल के कल्चर प्रोग्राम करेंगे जहाँ पे पहले से ही आप लोग अपना नाम एंट्री करवा सकते हैं फॉर पोएट्री रेसिटेशन, नो मैटर विच लैंग्वेज और पोएट्री इज इन। और इस तरीके से हम लोग एक ओपन माइक पोएट्री सेशन करेंगे। तो अब अपनी पोएट्री पहले से रेडी करके आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें। सो आई विल रिक्वेस्ट अमीन आदिम टू जस्ट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम्स व्हिचएवर विल कम। ऑलराइट, तो हम लोग इस तरह का एक ओपन माइक सेशन रखेंगे क्योंकि पोएट्री से एक सेशन होना जरूरी है, क्योंकि पोएट्री में क्या है कि मतलब वो एक मिसरे में, एक कपलेट में शायर बहुत सारी बातें कह जाता है, तो एक सेशन लाजिम है, होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि पोएट्री अपनी लिखी हुई पोएम्स अपनी या किसी की भी मतलब किसी दूसरे पोइट की भी पढ़ सकते हैं? तो आई विल अप्रिशिएट कि अगर आपकी अपनी लिखी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी क्योंकि 1 हफ्ते का समय मिल रहा है तो इस दौरान आप अपने अंदर के उस शायर को, पोएट को झिझोड़िए, जगाइए और वो भी आपके एहसासात हैं, इमोशंस हैं, एक्सपीरियंस है, उसको लिखने की कोशिश करें। और पोएट्री के लिए लाजिम शर्त नहीं कि उसमें एक रदीफ काफिया हो, उसका एक तरन्नुम, एक रिदम मिले। आप आजाद नज़म लिखें, आप बिल्कुल फ्री वर्ड्स लिखें, कुछ भी जो आपके जहन में, ख्याल में आ रहा है, और जस्ट रिकॉर्ड इट। एंड फिर हम लोग इस तरह का एक ओपन माइक सेशन रखेंगे जहाँ पे आप सब मतलब बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी पोएट्री सुनाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। हम ऐसा रख सकते हैं, अपने अनुभव पर आधारित कविताएं सुनाएं। तो सब शौकीन है। मैंने आज के इस मीटिंग में ये पाया कि सभी काफी दिलचस्पी ले रहे थे और सुनना सुनाना भी चाह रहे थे।
तो हम एक दिन सबको मौका देंगे अपनी स्वरचित कविताएं अगर वो सामने प्रस्तुत कर सकें तो बड़ा आनंदमयी हो जाएगा वो, तो हम ऐसा करेंगे जरूर। सो इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ अभी कि आप शुरू करें लिखना। अगर आपने नहीं लिखा है अब तक तो अब लिखें, और जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है तो यू जस्ट फाइंड द बेस्ट पीस ऑफ योर्स, जो भी आपकी सबसे अच्छी कविता, नज्म, पोम हो, और अपना नाम रजिस्टर करवाएं आप टू अमीन आदिल। ओके, तो मतलब कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी विल कीप इट अप टिल संडे, ठीक है। तो मतलब संडे तक आप अपना नाम रजिस्टर करवा लें, ताकि फिर हम लोग उस हिसाब से फिर पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह करके फिर लोगों को इनवाइट करें। जमील साहब, यस सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग अपना नाम जो मेरे साथ शेयर करें, तो आप नाम के साथ प्लीज 2 चीजें और मेंशन करिएगा, दैट द टाइटल ऑफ योर स्टोरी एंड लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश। ओके, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बड़े ही सब्र के साथ आप लोगों ने अब तक साथ दिया, और बहुत ही कामयाब शाम रही आज की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब अपना ख्याल रखें, और थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि मैम, धन्यवाद।